हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उस देश के लोकतंत्र को मजबूत होना, और लोकतंत्र की मजबूती उस देश के शासन व्यवस्था के हर एक स्तर पर स्थानीय लोग जो हैं हमारे, उनकी उस शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित कराने से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी स्थानीय स्वशासन की भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को विस्तार से समझेंगे, जो हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में इसे स्थान दिया गया। इससे पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्मात्रियों द्वारा इसे भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया था, जहां पर यह बोला गया था कि राज्य बाधित नहीं है, वे चाहे तो पंचायती राज पर कार्य कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। परंतु संवैधानिक दर्जा 1992-93 में मिला और पंचायती राज पूरे देश में लागू हुई। क्या होता है पंचायती राज, क्यों जरूरत पड़ी और क्या था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आज हम लोग एक एक चीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इंडेक्स। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि इतनी सारे पॉइंट्स को मैं कवर कराऊंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में अपना बहुत नुकसान करा लेते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए मेरे साथ, ठीक? बहुत मजा आएगा। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा विषय है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इस विषय पर समझ विकसित करना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, ठीक? तो आइए शुरू करते हैं। यह इंडेक्स है। हम लोग पंचायती राज क्या है, स्थानीय स्वशासन, इसे समझेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसे समझेंगे। इसकी पूरी हिस्ट्री समझेंगे कि पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ था, किसने किया, कैसे किया, इससे संबंधित जितनी भी समितियां हैं। और ये वाला पोर्शन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा करता है। जितनी भी समितियां हैं उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग यहाँ कवर करेंगे। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को भी देखेंगे, पंचायती राज की संरचना, नगर पालिका और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को कैसे लागू किया गया और कैसे चल रही है ये व्यवस्था, इन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो का पार्ट ए है। इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे ताकि 2 भागों में स्प्लिट हो जाए और चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन जो वर्ड है, स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं शासन। स्थानीय लोग कौन से लोग हैं? जो गांवों में बसते हैं, नगरों में बसते हैं, जो केंद्र से और राज्य सरकार से बहुत दूर हैं। इनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, इनके द्वारा किया गया कार्य, इन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, कई बार नहीं भी पहुंच पाता है। तो क्या चीज बनाया गया? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बनाई गई। क्यों? ताकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकें। इसलिए स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, ठीक? ये लाइन देखिए, निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाना। भागीदार किसमें बनाना? शासन व्यवस्था में। लोग भी अपने डिसीजंस ले सकें, लोग अपने समाधान निकाल सकें, अपने प्रॉब्लम्स के समाधान निकाल सकें, इसलिए स्थानीय स्वशासन जरूरी था, ठीक? इसका उद्देश्य क्या था? देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। अगर किसी को अधिकार दिया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वह सशक्त बनेगा, वह डिसीजन ले सकता है,
ठीक, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब है स्थानीय स्वशासन को स्थापित कैसे करें। ये तो समझ लिए स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन क्या है? लोकल गवर्नेंस, छोटे छोटे लेवल पर शक्तियों को दे देना ताकि आप अपने समाधान निकाल सको किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक, तो अब ये कैसे करें, उसके लिए ये विकेंद्रीकरण आया। ठीक है, समझो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सबसे पहले समझो केंद्रीकरण क्या होता है। शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है। सेंट्रलाइजेशन करना है। जैसे कि पहले राजा महाराजा रहते थे तो सारे डिसीजन उनके राज्य में वो खुद लेते थे। कोई भी काम करना है तो राजा से पूछकर होता था। राजा और प्रजा काफी दूर थे, समझ रहे हो, है ना। तो यहां पे क्या किया गया, शक्तियों को विभाजित किया गया। एक जगह शक्ति को केंद्रित करने की बजाय उसे कई पार्ट में डिवाइड किया गया। यह होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। कैसे अभी इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो देखो सबसे पहले केंद्र सरकार होती है किसी भी देश का। मान लेते हैं भारत। ठीक, भारत एक देश है जिसमें एक केंद्र सरकार है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं प्रमुख और उनकी मंत्रिमंडल है। तो वो लोग पूरे देश को संचालित कर रहे हैं, पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में जो सरकार बैठी है और जो गांव में छोटे छोटे लोग हैं उनके बीच में फासला काफी ज्यादा है। तो इसी फासले को कम करने के लिए स्टेट लेवल पर राज्य सरकारें बनाई गई। अभी हमारे यहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप समझो इस देश को इतने भागों में विभाजित कर दिया गया, मतलब शक्तियों को विभाजित कर दिया गया और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री बैठा दी गई और उनकी मंत्रिपरिषद दे दी गई ताकि वो अपने अपने राज्य में शासन स्थापित कर सकें और किसी भी चीज की कमी है क्या है उसको संचालित कर सकें, उसको दूर कर सकें। ठीक, अब सत्ता जो है वह राज्य सरकारों में बंट गई। परंतु प्रॉब्लम क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभी भी जो स्थानीय लोग हैं उनसे अभी भी बहुत दूर है। कोई भी योजना अगर चलाई जाती है तो स्थानीय लोगों तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, आप लोगों को भी पता है। ठीक, तो क्या किया गया, इसी राज्य सरकार को और ज्यादा पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसे ग्राम लेवल पर स्थानीय स्वशासन कहते हैं, लोकल गवर्नेंस कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य। अब राज्य को, अब जैसे पंचायती राज आया तो अब इसमें स्तर की बात हो गई, 3 स्त्री 4 स्त्री 2 स्त्री। तो 3 स्त्री अगर हम लोग पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले जिला, उससे नीचे खंड और उसके नीचे ग्राम। इस तरीके से 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है। शहरों में शहरी नगरीय शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगरीय क्षेत्र जिसे बोल सकते हैं, और गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज। ठीक, नगर पालिका और पंचायत। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे सत्ता को डिसेंट्रलाइज किया गया, तोड़ करके शक्तियां जो है वो अलग अलग लोगों के हाथों में सौंप दी गई ताकि सभी लोग डिसीजन ले सकें और डिसीजन लेकर के सभी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें और इससे क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक, आगे देखते हैं पंचायती राज का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक,
2 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, क्या होता है पंचायती राज, क्यों लाया गया, ठीक, और सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब यहां पे बात आती है पंचायती राज के इतिहास की। तो सबसे पहले प्राचीन काल में चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन को स्थापित करता है। तो प्रश्न बनेगा कि किस साम्राज्य या किस वंश के द्वारा सबसे पहले स्थानीय स्वशासन स्थापित की गई, तो आप आंसर दोगे चोल वंश, ठीक। यह थी प्राचीन काल की बात। उसके बाद आपको सीधे आ जाना है ब्रिटिश काल में। कहां? ब्रिटिश काल में। वो भी ब्रिटिश काल में भी कब? 1857 की क्रांति के बाद, जब भारत में जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। तो सन 1864 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की जाती है। भारत सरकार यहां पे 1864 की बात चल रही है, तो ब्रिटिश भारत सरकार की बात चल रही है। तो उस समय जो भारत सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, किससे संबंधित? स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि पहली बार भारत सरकार के द्वारा स्थानीय स्वशासन हेतु प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1864 में। उसके बाद 1870 में क्या हुआ कि उस समय जो प्रेजेंट वायसराय थे, लॉर्ड मेयो, इन्होंने क्या किया? पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। लॉर्ड मेयो जो तत्कालिक वायसराय थे, उन्होंने पंचायतों के लिए कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता दी कि अब पंचायतों के लिए भी कुछ पैसे खर्च किए जाएंगे, ठीक। तो लॉर्ड मेयो से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप 1870 आंसर टिक करोगे। प्रश्न यह भी बन सकता है कि पहली बार किस वायसराय के द्वारा कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई, तो आंसर करोगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बाद कौन आता है? लॉर्ड रिपन। कब? 1882 में इनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया। लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है स्थानीय स्वशासन के लिए। उस प्रस्ताव में क्या है? उन्होंने बोला कि उस प्रस्ताव के द्वारा हम उपखंडों और जिला बोर्डों की स्थापना करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और जिला बोर्डों और उपखंडों की स्थापना भी की। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है लॉर्ड रिपन। प्रश्न बनेगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे लॉर्ड रिपन को। साथियों, ये वो दौर था लॉर्ड रिपन का, ये ऐसे वायसराय थे जिनके कार्यकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई, क्योंकि इन्होंने भारत के हित में कई कार्य किए थे, ठीक। उसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां पे हम पंचायती राज से संबंधित बात करते हैं। तो प्रश्न क्या क्या बनेगा इस एरिया में, समझो कि किस वायसराय के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आंसर करोगे लॉर्ड रिपन। इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया उसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इनके प्रस्ताव में क्या चीज था? उपखंडों और जिला बोर्डों की स्थापना, और इन्होंने उसकी स्थापना भी की लोकल गवर्नेंस के लिए, ठीक। और लॉर्ड रिपन ने कब प्रस्ताव पारित किया था? तो 1882 में। क्या इतने प्रश्न क्लियर हैं? चलिए, तो हमने 4 चीजें पढ़ ली। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य, ठीक। फिर 1864 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार प्रस्ताव पारित। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता दी गई।
फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और जिसमें खंडों, उपखंडों और जिला बोर्डों की स्थापना की बात की गई थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का। ठीक, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 मैंने विस्तार से समझाया है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देख सकते हैं। ठीक, तो इस अधिनियमों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या बात हुई, तो 1919 का अधिनियम जो आया था उसमें स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया। प्रश्न बनेगा, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटा करके राज्य का विषय बनाया गया, प्रांतीय विषय बनाया गया? तो अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। और जब उसे राज्य का विषय बनाया गया तो मैंने आपको 1919 के अधिनियम में बताया था कि राज्य में, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। और द्वैध शासन मतलब डायरकी, डुअल शासन। उसमें क्या है, हमने विषयों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हस्तांतरित विषय थे और एक आरक्षित विषय थे। ठीक, तो यहां पे स्थानीय स्वशासन को किस में रखा गया? हस्तांतरित विषय में। राज्य का विषय बनाया गया और हस्तांतरित विषय में से डाला गया। ठीक है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। तो क्या 1919 में यह पूर्णतः राज्य का विषय नहीं था? नहीं, इसमें वित्तीय स्वायत्तता वगैरह नहीं थी, और भी कुछ प्रावधान थे जो कि राज्य पूरी तरीके से स्थानीय स्वशासन पर कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन प्रश्न बनेगा तो आप ये बोलोगे कि पहली बार स्थानीय स्वशासन हेतु ये केंद्र विषय से हटा करके राज्य का विषय बनाया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। और पूरी तरीके से उसे राज्य का विषय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो 1935 में, जिसमें वित्तीय स्वायत्तता वगैरह सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। अगर जब भी स्थानीय स्वशासन की बात हो तो महात्मा गांधी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो क्यों आता है इनका नाम? क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे और ग्राम स्वराज पर बल दिया इन्होंने। प्रश्न बनेगा, ग्राम स्वराज पर बल किसने दिया? तो आप आंसर दोगे महात्मा गांधी ने दिया। इनका बहुत पहले से सपना था कि ग्राम स्वराज की स्थापना की जाए। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। इनका यह मानना था कि जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेगा तो देश विकास करेगा। जब देश की शासन व्यवस्था में हर एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाएगा, अपना सहयोग दिया जाएगा, तब देश विकास करेगा। तो ऐसे सपने लेकर के गांधी जी ग्राम स्वराज पर बल दिया करते थे। ठीक, अब क्या हुआ? गांधी जी की मृत्यु हो गई, देश आजाद हो गया। तो आजादी के बाद की बात करते हैं हम लोग कि आजादी के बाद क्या हुई। ठीक, अब आजादी के बाद संविधान सभा निर्माण करने लगी हमारे संविधान की। ठीक, संविधान निर्मात्रियों में जो महत्वपूर्ण संविधान निर्मात्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्थानीय स्वशासन के खिलाफ थे। इनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन अगर स्थापित की जाएगी तो वहां पे जो सत्ता जिस व्यक्ति को दी जाएगी, जैसे अभी मुखिया है, ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो क्या करेंगे? वो दबे कुचले लोगों का दमन करेंगे।
जैसा पहले चलता आ रहा था वैसे ही आगे भी होगा, ऐसा भीमराव अंबेडकर का मानना था। तो ये पूरी तरीके से इसके विरोध में थे। परंतु अन्य जो निर्मात्री थे, संविधान निर्मात्री थे, तो एक काफी जद्दोजहद के बाद इसे भाग 4 अनुच्छेद 40 में संविधान के नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया गया। मैंने अभी बताया कि संविधान अगर नीति निर्देशक तत्व में कोई भी प्रावधान दिया है तो राज्य उस प्रावधान को इंप्लीमेंट करने के लिए बाधित नहीं होते हैं। राज्य चाहे तो उसके लिए कानून बना सकते हैं, उसके लिए कार्य कर सकते हैं, और ना चाहे तो नहीं करें। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। भाग 4 में अनुच्छेद 40 में इसे स्थान दिया गया। बाद में 1992-93 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, जो हम लोग 73वें संविधान संशोधन में पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू कुछ ग्रामीण विकास हेतु कुछ कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक, अब देश आजाद हो चुका है, 1951-52 का समय चल रहा है। ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं पर काफी बड़े लेवल पे कार्य चल रहा है देश में। ठीक, उसी समय जो महात्मा गांधी का सपना था उसे पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यक्रम चालू किया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 2 अक्टूबर 1952 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो प्रश्न बनेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार स्थानीय स्वशासन हेतु कार्यक्रम चलाया गया आजादी के बाद? तो जवाहरलाल नेहरू। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार के द्वारा आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था पहली बार? तो आप बोलोगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने बताया गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे, इसलिए इनकी पुण्यतिथि के दिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया पूरे भारत में। परंतु यह कार्यक्रम पूरी तरीके से फेल हो गया। अभी मैंने जब सत्ता का विकेंद्रीकरण समझा रहा था मैं आपको, तो आपको बताया था कि जो सरकारें हैं वो गांव में ग्राम लेवल पे रहने वाले लोगों से काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं। तो कैसे ये कार्यक्रम वहां तक पहुंच पाएगा? और उस समय स्थिति देश की काफी ज्यादा खराब भी थी। जो अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी हम लोग बहुत बड़े ब्रिटिश काल से निकले थे, अभी उस दौर से गुजरे थे और उससे बाहर निकले हैं, अभी आजाद हुए हैं। और आजाद होने के बाद जिनको हम सत्ता दे रहे हैं, तो कई लेवल पे दिए हमने, सरकारें बन रही हैं, तो वो गुलामी की जिंदगी जीते जीते अब सोचो जिनके हाथ में सत्ता आएगी वो तो उसका इस्तेमाल करेगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 6 महीने में पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि जो बीच के लोग थे वो वहां तक गांव लेवल तक पहुंचने ही नहीं दिए। उसके बाद इसके फेल होने के बाद अगले ही वर्ष 1953 में 2 अक्टूबर के दिन ही इसका नाम बदल के राष्ट्रीय प्रसार सेवा कर दिया गया और इसे पूरे देश में लॉन्च किया गया, जो कि यह भी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तो यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे आप समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 के दिन। ठीक, और इस कार्यक्रम के फेल होने के बाद अगले ही वर्ष 1953 में 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय प्रसार सेवा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना भी उधर चल रही है, यह कार्यक्रम भी चल रहा है, यह कार्यक्रम फेल हो जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ समितियों का निर्माण करवाते हैं, जिसमें पहली समिति जो आती है वह आती है बलवंत राय मेहता समिति 1957 के। इस जोन से प्रश्न काफी ज्यादा बनेंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ाया
वह भी जानना जरूरी था, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन इस सेक्शन से, स्पेशली इस सेक्शन से एमपीपीएससी में प्रश्न काफी पूछे गए हैं। लास्ट ईयर एलएम सिंघवी समिति से क्वेश्चन था। तो सबसे पहले वहां पे जो अभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, उसके फेल होने के बाद इन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 को यह समिति गठित की जाती है ताकि स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया जा सके। इनको बोला जाता है कि आप रिपोर्ट तैयार करिए कि क्या करना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति कुछ सुझाव देती है। ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो इन्होंने सबसे पहला सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करिए, परंतु 3 स्तर में। 3 स्तर में। तो ये पहला ही आपको क्वेश्चन याद रखना है कि बलवंत राय मेहता के द्वारा जो सुझाव दिया गया वह कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की थी? तो 3 स्तर पर थी। कौन कौन सी थी? ग्राम पंचायत थी ग्राम लेवल पे, पंचायत समिति थी ब्लॉक लेवल पे, जिसको खंड बोला जाता है, खंड स्तर, ठीक, और जिला परिषद या जिला पंचायत थी जिला स्तर पर। ये 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करना होगा। देखो, केंद्र में केंद्र सरकार है, फिर उसको हमने डिवाइड किया राज्यों में, राज्य सरकार। अब एक एक राज्य में, राज्य के अंदर क्या होता है, उससे छोटा जिला, जिला के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद ग्राम। तो ये 3 चीजें हैं, जिला, फिर ये ब्लॉक, फिर ग्राम। इन्होंने बोला 3 स्तर में पंचायती राज को स्थापित करना होगा। इसीलिए बलवंत राय मेहता को, जिसको बीआर मेहता भी कहते हैं, इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से बनेगा, किसे पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है? तो बीआर मेहता, बलवंत राय मेहता को। ठीक, इन्होंने कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की बात की? तो त्रिस्तरीय, 3 स्तर की बात की। उसके बाद जब इन्होंने यह सुझाव दिया तो भारत सरकार ने राज्यों को बोला कि अब आप लोग इंप्लीमेंट करिए इस पर। ठीक, अभी यह संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं है। राज्य चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राज्य चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो जब भारत सरकार ने कहा तो पहली बार किस राज्य ने इसे इंप्लीमेंट किया? तो राजस्थान ने। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू करती है। किस राज्य के द्वारा? राजस्थान के द्वारा। कौन सा जिला था? नागौर जिला था, और गांव का नाम था बगदरी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो कि राजस्थान के द्वारा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाता है। राजस्थान का नागौर जिला और उसके अंदर जो बगदरी गांव है उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाता है। और कब अपनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर 1959। ठीक, उसके बाद ये तो था पहला राज्य, पहला गांव किसने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया। क्वेश्चन आजकल सेकंड वाला पूछता है, किसके बाद किसने किया? तो इसे आप लोग याद कर लो, 11 अक्टूबर 1959 को ही। कितने दिन के बाद? कुछ दिनों के बाद। ठीक, 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश वह राज्य बनता है जहां पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है, पहला राज्य राजस्थान है। ये कौन से पंचायती राज की बात कर रहे हैं? बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाव दिया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई थी। ठीक, इसके बाद दूसरी समिति का निर्माण किया जाता है, अशोक मेहता समिति 1977। सर सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों फिर से समितियों को निर्माण करना पड़ा? तो बच्चों मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। कुछ राज्यों ने एक्सेप्ट किया लेकिन बहुत सारे राज्यों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए स्थानीय स्वशासन जो व्यवस्था बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पा रही थी।
इसलिए अशोक मेहता समिति आई और इन्होंने त्रिस्तरीय को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। तो किस समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई? तो अशोक मेहता समिति 1977 सन भी याद रखेंगे आप। ठीक, इन्होंने बोला कि जो ग्राम लेवल पे था उसे हटा दो और सीधा मंडल पंचायत बनाओ ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत बनाओ जिला स्तर पर। इन्होंने ग्राम लेवल को हटा दिया और दो स्तर पर इन्होंने बना दिया, जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। ठीक, इन्होंने एक दो पॉइंट और बताए कि ग्राम न्यायालय का भी गठन करना चाहिए और SC ST को आरक्षण देना चाहिए। ये इनके और अदर सुझाव थे। ठीक है, ये इतना कारीगर नहीं था। ठीक, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो समिति बनती है GV राव समिति 1985 में, सन याद करते चलना, 1977 और 1985 में GV राव समिति। पहले त्रिस्तरीय बलवंत राय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, अब ये जो आते हैं ये 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव देते हैं। इन्होंने क्या ऐड किया? इन्होंने ऐड कर दिया कि गांव स्तर पर तो ग्राम सभा होनी चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा, और एक और स्तर इन्होंने बना दिया कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का निर्माण करिए। मतलब राज्य स्तर पर भी एक लेवल बनाइए। ठीक, तो प्रश्न इसमें ये दोनों समितियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि द्विस्तरीय पंचायती राज अशोक मेहता और 4 स्तरीय GV राव समिति। कब? 1977 और ये कब? 1985। बस। ठीक, इन्होंने बोला पंचायतों के नियमित चुनाव का सुझाव दिया। देखो क्या होता है, अभी 5-5 साल में सरकारें आती हैं, बदलती हैं, है ना, चुनाव होते हैं, परंतु क्या होता है जब सरकार गिर जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना कंपलसरी होता है। वही चीज इन्होंने कहा कि अगर ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायतें वगैरह बनेंगी तो चुनाव भी नियमित होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। ठीक, और इन्होंने भी SC ST कैटेगरी को और महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिशें की। आपको याद इतना रखना है कि अशोक मेहता द्विस्तरीय, GV राव 4 स्तरीय। बलवंत राय को आप एक एक चीज याद रखो। फिर आता है कौन? LM सिंघवी समिति 1986। LM लक्ष्मीकांत सिंघवी। ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। ठीक है, क्या इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया कि जो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया जाए वो 3 स्तर पे होना चाहिए, जैसा बलवंत राय ने बोला था। कैसा? कि ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल खंड लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत की बात की इन्होंने। ऐसा सुझाव दिया कि 3 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मीकांत, ये याद रखोगे। LM सिंघवी समिति कब? 1986 में। बाकी चीजें बताने से पहले मैं याद करा देता हूं, किसने त्रिस्तरीय बोला, किसने द्विस्तरीय, किसने 4 स्तरीय, ये ट्रिक से समझो। बलवंत राय मेहता, 3 वर्ड आ रहा है, बलवंत राय मेहता 3 वर्ड, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 वर्ड आ रहा है, द्विस्तरीय। GV राव 4 वर्ड आ रहा है, GV राव, तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सुझाव दी थी। उसके बाद LM सिंघवी 3, तो 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, 4 स्तरीय, फिर त्रिस्तरीय। याद हो गया? नाम याद रखेंगे और इन समितियों को अच्छे से याद करो। आगे बढ़ते हैं। LM सिंघवी में क्या थी इनकी सिफारिशें? इन्होंने पहला तो त्रिस्तरीय बोला कि त्रिस्तरीय सुझाव दिया पंचायती राज व्यवस्था का। उसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया
कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दो। संवैधानिक मान्यता दोगे तभी राज्य बाध्य होंगे, और बाध्य होंगे तभी इंप्लीमेंटेशन होगा, सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था आएगी और शासन व्यवस्था संचालित होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको प्रश्न बनेगा, पहली बार संवैधानिक मान्यता हेतु किसने सिफारिश की? तो एल.एन. सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि इसे संवैधानिक दर्जा दीजिए, नीति निर्देशक तत्व से इसे निकाल के इसे संवैधानिक दर्जा दीजिए। ठीक। और इन्होंने बोला कि पंचायत, न्याय पंचायत ग्राम न्यायालय की बात की इन्होंने कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं गांव पे ही निपट जाए, है ना। जिला लेवल पर आने की जरूरत नहीं, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट वगैरह आने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं, पंचायत बिठाओ और मामला सही करो। उसके बाद इन्होंने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की बात की। इन्होंने भी नियमित रूप से चुनाव हो इसका सुझाव दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित। क्वेश्चन 33% भी पूछ सकता है। 1/3 या 33% सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए पंचायती राज में। एक ये इंपॉर्टेंट था कि संवैधानिक मान्यता इन्होंने बोली कि आपको संवैधानिक मान्यता देनी पड़ेगी और महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित होनी चाहिए। उसके अलावा SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए और नगर पालिका भी बनाइए। इन्होंने सुझाव दिया कि शहरी अर्बन एरियाज में नगर पालिका और रूरल एरिया में ग्रामीण लेवल पे ग्राम पंचायतों का निर्माण करिए। ऐसा एल.एन. सिंघवी समिति का सुझाव था और इसे काफी हद तक माना जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद लास्ट समिति आती है पी.के. थुंगन समिति। सर, जब एल.एन. सिंघवी समिति इतनी अच्छी थी तो इस समिति को क्यों लाया गया? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, सेटिस्फेक्शन के लिए समिति को बनाया और इन्होंने भी वही सुझाव दिया कि संवैधानिक दर्जा दीजिए। तब उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा एक बिल पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक, जिसे 64वां संविधान संशोधन कहते हैं। सर, आपने तो 73वां संविधान संशोधन पढ़ाया है कि इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक मान्यता दी गई, उसे लागू किया गया। तो यहाँ पे 64वां बता रहे हैं, तो राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो कि लोकसभा में पारित हो गया क्योंकि उनकी सरकार थी, परंतु राज्यसभा में मामला खराब हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह बिल कैंसिल हो जाता है। ठीक। तो आपको यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा कि पी.के. थुंगन समिति कब आई? 1988 में आई। उनके क्या सुझाव थे? उन्होंने बोला संवैधानिक दर्जा दीजिए। उसके बाद राजीव गांधी सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? तो आप बोलोगे 64वां संविधान संशोधन लाया गया था। इतना याद रखना है आपको। ठीक। सारी समितियां हो गई। अब बात आती है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की। ठीक। उस समय पी.वी. नरसिम्हा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार होती है। ठीक है। और वो लोकसभा में भी पारित करा ले जाते हैं, राज्यसभा में भी पारित करा ले जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई पूरे देश में। ठीक। आपको डेट्स याद रखनी है कि लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित होता है पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा। लोकसभा में 22 दिसंबर को, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हो गया। और 4 महीने के बाद, देखो दिसंबर चल रहा है, अब नया साल लगेगा, तो अप्रैल में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और पूरे देश में 24 अप्रैल को लागू कर दिया जाता है। ये देखो 92 में
ये राज्यसभा लोकसभा में पारित हो रहा है, 93 में हस्ताक्षर और लागू हो रहा है। इसीलिए 1992-93 बोला जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992-93 में हुआ। ठीक, पूरे देश में 24 अप्रैल को लागू होता है, इसीलिए इस दिन को खास माना जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के नाम से जाना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। डेट सारी चीजें याद रखना। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। अब सभी राज्य बाध्य हैं अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की हेतु। ठीक, बाकी की इसकी कहानी जो है, अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान के भाग 9 में 243वें अनुच्छेद में स्थान दिया गया और 243 ओ तक जो भी अनुच्छेद हैं मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, याद भी करा दूंगा। और पंचायती राज की संरचना वो भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। नगर पालिका और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये सब अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है श्री रमा एकेडमी, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जुड़ जाइए क्योंकि वहां पे डेली क्विज़ेस मैं अपलोड करता हूं। ठीक, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके पढ़ाई करिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।